प्रत्याशी ने खाजुराहो से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है और ये विष्णुदत्त शर्मा जी दिखते पतले दुबले हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा ने इस बार मध्य प्रदेश में नया इतिहास रच दिया है। आधी से ज्यादा सीट कांग्रेस जीतेगी। कौन सी सीटें ऐसी ये सारी सीटों पे मजबूत है, पर 50% रावण जैसा अहंकार नहीं कि 29 से 29 जीतेंगे, आधे से ज्यादा। जो 400 के जो नारे लेके चल रही है बीजेपी, ये रावण भी ऐसा ही कहता था, मैं कभी नहीं मरूंगा। ये अहंकार है। ये अहंकार को अगर जब भी जनता और ईश्वर और प्रकृति ने हराया है, तो ऐसे अहंकार के खिलाफ अपने आप में प्रकृति एकजुट हुई है, मानव जीवन एकजुट हुआ है, सब इनके खिलाफ। पूरे देश में बदलाव का माहौल है। लोग अब उब चुके हैं। वही पुराने वादे, वही पुराने जुमले। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा के अंदर एक घबराहट का माहौल मैं देख रहा हूं, वो बैकफुट पर है और इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार बढ़त लिए हुए हैं। और मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि यहाँ पर भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारे उम्मीदवार, हमारा मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। इस बार बदलाव है। पिछले बार जो चुनाव हुए थे वहां पर कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो इतना बेहतर नहीं हो सका। इस बार मैं देख रहा हूं किसान, नौजवान सब लोग चाहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो देखा लोगों ने, 10 साल की परफॉर्मेंस देखी है। जनता की रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद मन बन चुका है जनता का कि भाजपा से बदलाव लाना है। और जो आप कह रहे हैं उत्तर भारत में जहां कांग्रेस बीजेपी का 1-to-1 कॉन्टेस्ट होता है, वहां कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश में आज की बड़ी डिबेट इस बात को लेकर है कि कल होने हैं दूसरे चरण के चुनाव और दूसरे चरण के इस रण के लिए दोनों ही तरफ से रणबांकुरों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब वो मैदान में है, फैसला जनता को करना है, लेकिन उसके पहले मुद्दों की लड़ाई आखिरी घंटे तक हमें सुनने और जानने को मिलेगी। क्या है इस पूरे दूसरे चरण का समीकरण और किन किन की प्रतिष्ठा दांव में लगी है, इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे आज की मध्य प्रदेश की बड़ी डिबेट में। तो मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शशिकांत जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए है राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक नजरिया हमारे बीच रखेंगे भूपेंद्र जी, जिनका बहुत स्वागत करते हैं हम। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश की छह सीटों का चुनाव है और इन सीटों पर फेस भी दांव पे लगा है दोनों ओर से। तो दोनों ओर से अध्यक्षों की प्रतिष्ठा इन सीटों पर दांव में लगती हुई दिख रही है। बीजेपी की ओर से शर्मा जी की और दूसरे तरफ से हम जीतू पटवारी जी की प्रतिष्ठा इस पूरे चुनाव में दांव पे लगते हुए देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर नेता जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। एक एक करके प्रतिक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजेपी का ही रुख करते हैं। बीजेपी के पास सारी सीटें थी, इस बार क्या समीकरण देखते हैं? कांग्रेस के नेताओं के बयान भी हमने सुना है, वो पहले चरण का जिक्र कर रहे हैं, वोटिंग कम होने का जिक्र कर रहे हैं, जनता के उब जाने का जिक्र कर रहे हैं, पुराने मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं और इन सब बातों को आधार बनाकर वो जीतने की बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे जी? देखिए शशिकांत जी। ऐसा है, सुझाव के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने विधानसभा में अपना नेतृत्व साबित पहले कर दिया है, क्योंकि संगठन जनता को पहले साबित कर दिया है कि जैसे मध्य प्रदेश में हमारी जीत हुई है, वो जीत इस बात का प्रमाण है कि हमारी संगठन क्षमता और हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता और हमारे सरकारों के द्वारा किए गए काम, ये हमारी पूंजी है और ये पूंजी विकसित हो चुकी है।
तो अब सवाल ये है कि हमें किसी प्रकार का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की योजना है, मोदी जी विकास के रास्ते पर जो देश को आगे ले जा रहे, गरीबों के लिए योजनाएं चल रही है, मध्यम वर्ग के लिए योजनाएं चल रही है, तो सुशासन चल रहा है, जनता में मोदी जी की लहर है और इस लहर के तहत एक बार फिर जनता मोदी जी के साथ होगी। सरकार तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी। चलिए, तो मोदी जी का मैजिक काम करेगा और मोहन यादव जी की योजनाओं का फायदा मिलेगा, ऐसा बीजेपी को लगता है। कांग्रेस की ओर चलते हैं। कांग्रेस को इन दोनों से लड़ना है, मोदी मैजिक से भी और मोहन मैजिक से भी, और इन दोनों को हराकर चुनाव जीतना है। और ये सीटें काफी कठिन है अगर पिछले चुनाव परिणाम से इनकी तुलना की जाए तो। राम जी, कैसे इसके आप लोग अपने पक्ष का मानते हैं? क्या ऐसा जादू हो जाएगा जो कि कांग्रेस वहां जीत पाएगी? हमें जनता के मुद्दों की बात करना चाहिए। मोदी मैजिक, बीडी शर्मा मैजिक, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगी है, लेकिन जनता की कोई बात नहीं कर रहा है कि जनता की क्या परेशानियां हैं, जनता किस दर्द से गुजर रही है, जनता के ऊपर महंगाई का क्या असर हो रहा है, बेरोजगारी से उनके घर का क्या हाल है। लोकतंत्र और संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलने की बात कर रही है। कई नेता बोल चुके हैं, हम अगले बार वोट डाल भी पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तो मुद्दों की हमें बात करना चाहिए कि किसका जादू चलेगा, किसका नहीं चलेगा। हमें एक इंसान को इतना बड़ा नहीं बना देना चाहिए कि देश के 140 करोड़ लोग उसके सामने बौने नजर आए और अपना आत्मसम्मान खत्म कर दें। हमारा तो जो काम था, हमने पहले जो भी किया करके दिखाया। जिन काम का भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ये जैसे मनरेगा की हम बात करें तो कहा था कि ये मनरेगा योजना गलत है, उसको बाद फिर चलाया। आधार कार्ड इन्होंने कहा गलत है, फिर आधार कार्ड आज पूरे देश में चल रहा है। इन्होंने कहा एफडीआई गलत है, आज एफडीआई पूरे देश में चल रही है। तो जिस काम को भारतीय जनता पार्टी ने गलत बताया था, आज उसी काम को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या वीडी शर्मा जी हो, जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। 10 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं और एक आरोप को 10 साल में एक आरोप को साबित नहीं कर पाए हैं। मोदी जी 6 महीने पहले आए थे, मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि 450 रुपए का गैस का सिलेंडर सबको मिलेगा। आपके दर्शक देख रहे हैं, क्या किसी को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है? तो फिर जब जो आदमी इतना झूठ बोलता हो, जो 6 महीने पहले ही झूठ बोलकर गया हो, क्या उसको वोट देना चाहिए? हमारे किसानों के साथ भी धोखा कर दिया। 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदूंगा, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदूंगा। हम मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, वो झूठ बोल के चले जाते हैं, फिर अगली बार आएंगे फिर कोई झूठ बोलेंगे। और अब तो उन पर कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बात कर रहे हैं। मैं तो आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप जरूर पढ़िए, और यदि जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो बातें बता रहे हैं उस घोषणा पत्र में यदि वो बातें लिखी हैं तो आप कांग्रेस को वोट ना दें, और यदि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी झूठ बोल रहे हैं तो इनको कभी वोट ना दें। आप हमारे घोषणा पत्र को जरूर पढ़िए, आपको समझ में आएगा। घोषणा पत्र वाली बात पर भी मैं आऊंगा, लेकिन इन 6 सीटों में क्या समीकरण है, किस तरीके की स्थितियां दावे प्रतिदावे के बीच है, एक राजनीतिक विश्लेषण हम समझने की कोशिश करते हैं भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, इन 6 सीटों में क्या स्थितियां देखते हैं? कोई स्थानीय फैक्टर भी वहां काम करता दिख रहा है क्या? ये राष्ट्रीय मुद्दे तो अपनी जगह है ही है, क्या स्थानीय फैक्टर भी वहां कुछ काम करेगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव जो है, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। लोकसभा का चुनाव केंद्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो स्थानीय बिंदु होते हैं। ये जो 6 लोकसभा का चुनाव अभी 26 तारीख को होना है, उसके लिए मतदान होना है, तो उसमें महाकौशल की सीटें हैं और विंध्याचल की सीटें हैं। इन सीटों में दोनों संगठनों का अच्छा संगठनात्मक ढांचा है और अपने जातिगत नेता भी हैं उनके पास। लेकिन ये चुनाव बीजेपी जो लड़ रही है वो मोदी की गारंटी और मोदी के फेस पे लड़ा जा रहा है। सतना लोकसभा छोड़ के अगर अपन दूसरी लोकसभा सीटें देखें
तो वो लाखों की विस्तृति मिलती। तो इस समय जो भी आज उन्होंने महाकौशल में भी रैली की है मोदी जी, और उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी रीवा में। तो ये जो चुनाव है ध्रुवीकरण का है। लेकिन अगर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही है कि हमारा घोषणा पत्र, निश्चित रूप से घोषणा पत्र में उन्होंने 32 लाख नौकरियां, 1 लाख महिलाओं के लिए ओपीएस लागू, काफी चीजें कही है। लेकिन अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने यही कहा था। लेकिन ये चुनाव टेस्टेबिलिटी का है। आप ज्यादा जनता को देना चाहते हैं, लेकिन ये आप विश्वसनीयता का चुनाव है। लेकिन ये 4 जून को पता चलेगा कि ये कहां पर हुआ। दूसरी बात, जो 19 तारीख को जो वोट हुआ था उसमें मतदान का प्रतिशत 8 से 9 से घटा हुई था। निश्चित रूप से इस बार दोनों पार्टियों का जोर होगा प्रतिशत बढ़ाया जाए, क्योंकि इस समय सीजन है, गर्मी का सीजन है, विवाह शादी चल रही है, तो लोग पलायन भी कर रहे हैं। तो लेकिन लोकतंत्र का जो पर्व है उस ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निश्चित होना चाहिए। आज जिस पार्टी को इस तरह से मतदान दे रहा है उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अच्छे की मतदान हो। ठीक। लेकिन कांग्रेस को साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी जो जनता को जो डिलीवर कर रहे हैं वो अपनी घोषणा, वो जनता उनके टेस्ट करे। और ये इसकी प्रामाणिकता का चुनाव है। और जो मोदी जी ने जो केस चलाई है वो उन्होंने अपनी प्रामाणिकता का वेग चलाया है। ठीक है। यहाँ पे खास तौर से ये उनको फेस करना पड़ रहा है, संगठन के साथ साथ मोदी भी। और ये पिछले लोकसभा चुनाव में केस ये भी पक्ष में नहीं। ठीक है। और इस समय ये देखा जाए तो अभी जो वोट का प्रतिशत अगर घटता है बढ़ता है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है तो अभी तो यही लग रहा है कि मोदी की गारंटी का क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। ठीक है, चलिए मोदी की गारंटी पर चुनाव हो रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस बात को भी हम टटोलें कि भाई प्रदेश स्तर का नेतृत्व क्या कर रहा है। इधर बीडी शर्मा हैं, मोहन यादव हैं, उनकी स्तर का भी कुछ असर है कि नहीं। इधर जीतू पटवारी हैं, उन्होंने मेहनत की है, वो होगा कि नहीं। लेकिन पहले चलते हैं बीजेपी की ओर। और शशिकांत जी, जैसा कि राम पांडे जी ने कई सवाल दागे, उसमें बड़ा सवाल यही है कि उनके घोषणा पत्र से जुड़ी हुई चीजों को ऐसे फैलाया जा रहा है जो कि उनके घोषणा पत्र में है ही नहीं। क्या ऐसा है? मोदी जी भाषण देके गए, आज ही मुरैना में भी उनका भाषण हुआ है, फिर वही सारी बातें कही गई हैं। ये तो एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। बीजेपी क्या ऐसा कर रही है या कोई सच्चाई है तो वो भी बता दीजिए। राम पांडे जी जवाब देंगे उसका। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं फैलाती, भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस का। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं, 60 साल का प्रशासन, जनता इस बात को जान चुकी है पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में जनता खड़ी हुई। ठीक है, लेकिन ये घोषणा पत्र की बात बताइए ना, ऐसा है क्या? मैं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे समझ तो देंगे, आप तो बोलने नहीं दे। जी चलिए। सवाल ये है, अब घोषणा पत्र की बात है, इनके सलाहकार जो पित्रोदा जी, इन्होंने कह दिया कि हम विरासत टैक्स लगाएंगे। यानी जो प्रॉपर्टी विरासत की होगी और ट्रांसफर होगी उस पर आधा टैक्स लगेगा। अमेरिका की तरह टैक्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले 1953 में यही इस प्रकार का कानून था और 1984 में खत्म किया गया। 30 साल देश की जनता से टैक्स वसूला जाता रहा, 85% टैक्स वसूला जाता रहा। जब गांधी परिवार की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी थी तो बिना टैक्स के ट्रांसफर हो जाए, इसलिए अचानक इस कानून को समाप्त किया गया और फिर ये कानून लाने की बात हो रही। प्रेम पत्रता कह रहे जब वारिस टैक्स लाएंगे तो क्या जीते जी भी टैक्स लेंगे, मरने के बाद भी टैक्स लेंगे। एक प्रॉपर्टी 3 पीढ़ी में खत्म हो जाएगी, आधा आधा करके आप 3 पीढ़ी में ले लेंगे। लोग कमाते किस बात के लिए? मध्यम वर्ग के ऊपर आप लगातार टैक्स लगाने की बात कर रहे हो, मध्यम वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। धर्म के आधार पर राजनीति की बात कर रहे हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो संविधान ने कह दिया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, फिर ये क्यों धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं? और बड़ी चालाकी से इस धर्म विवेक से लोगों को पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया आरक्षण देने के लिए। ये कला कांग्रेस कर रही है, ये धोखा कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस के समय डबल डिजिट पर महंगाई थी, आज महंगाई 5% है। लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, समाज योजनाएं है, सर पे पक्की छत दी जा रही है, 4 करोड़ मकान बनाए गए।
14 करोड़ शौचालय बनाए गए, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान से कवर किया गया, 16 करोड़ लाख रुपए, 16 करोड़ लाख रुपए लोन दिया गया, ऋण दिया गया, इस तरह के काम किए गए। उज्ज्वला गैस योजना करोड़ों को दी गई। क्या ये मुद्दा नहीं है? ठीक है, चलिए। राम पांडे जी, ये जो बातें हैं ये आप ही लोगों के नेताओं के द्वारा कही गई हैं, जिसे आधार बनाया जा रहा है। घोषणा पत्र में बिटवीन द लाइन हर चीज को नहीं खोजा जा सकता। मंशा, भाषण, संकेत, ये सारी चीजों को आधार बनाकर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसी बात नहीं है? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बातें कही, उन सब का भी जिक्र किया जा रहा है, और उसमें ऐसी कई चीजें थी जो कि ये सारी चीजों की ओर संकेत करते हैं। जी, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, लोगों से मिले, युवाओं से, किसानों से, महिलाओं से, गरीबों से, श्रमिकों से, सबसे उन्होंने मुलाकात की, और जो जनता का दर्द था, जो जनता के सवाल थे, वो घोषणा पत्र में लेकर आए। मैं आपके दर्शकों से पुनः अनुरोध करता हूं और उन्हें बताता हूं कि आप गूगल, यूट्यूब पर केवल कांग्रेस घोषणा पत्र लिखिए, कांग्रेस मैनिफेस्टो लिखिए, आपको 48 पेज का घोषणा पत्र मिल जाएगा, और आप उस घोषणा पत्र को जरूर पूरा पढ़िए। और मुझे 100% विश्वास है कि आप उस घोषणा पत्र को पढ़ने के बाद कांग्रेस को ही वोट देंगे। और यदि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं घोषणा पत्र पर, यदि मोदी जी के आरोप सही हैं तो आप मोदी जी की पार्टी को वोट दे देना। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। मोदी जी ने क्या कहा था? अजीत पवार को जेल में डालूंगा। ये आज की खबर है। 25,000 करोड़ के आरोपी अजीत पवार को महाराष्ट्र सरकार ने क्लीन चिट दे दी। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? और ये दैनिक भास्कर की स्लिप है, आज ही की है। और उनकी पत्नी भी 25,000 करोड़ के घोटाले में शामिल थी, वो चुनाव लड़ रही हैं। अब ये इसको क्या बोलेंगे? मोदी की गारंटी बोलेंगे? क्या कहेंगे? ये जो चंदे का धंधा कहां तक फैला हुआ है, ये क्या ये सही देश चलेगा इस तरीके से? 25-25 हजार करोड़ रुपया आप एक आदमी का माफ कर रहे हैं। 72,000 करोड़ रुपया पहले माफ किया, और ये आरोप मोदी जी और फडणवीस जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं लगाए थे। कांग्रेस ने इनके आरोप नहीं लगाए थे। तो ये इनके आरोपों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, आज की खबर के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो मोदी जी कर क्या रहे हैं? क्या देश की जनता को वो कह रहे हैं कि विकास किया? अरे जो आप विकास कार्य गिना रहे हैं, यदि इतना विकास होता तो आज हम अमेरिका, जापान, चीन से भी बहुत आगे होते। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन नहीं लेना पड़ता। और अभी आपने खुद ने कहा है, आपके घोषणा पत्र में भी है कि हम 5 किलो राशन अगले 5 साल तक बांटेंगे। क्या 5 किलो राशन के लिए 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगाना ठीक है? और आप क्या कर रहे हैं? गरीबी अमीरी का कितना अंतर आप बढ़ाते जा रहे हैं। 21 लोगों के पास 70,000 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। इधर आप क्या कह रहे हैं कि भाई जो विरासत टैक्स है उससे जनता का नुकसान होगा। आपके अनुसार तो सबसे ज्यादा गांधी परिवार का नुकसान होगा। आप तो कहते हैं ना कि गांधी परिवार के पास अकूत संपत्ति है, तो वो पैसा राहुल गांधी के पास ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। सबसे ज्यादा यदि विरासत टैक्स लगेगा तो जो बीजेपी आरोप लगाती है, सबसे ज्यादा नुकसान तो गांधी परिवार का होगा। और जहां भी विदेशों में भी ये टैक्स लगता है, वहां टॉप के 1%, 2% पर लोगों पर लगता है। पित्रोदा जी ने भी कहा है कि 800 करोड़ रुपया जिसके पास हो, उसके ऊपर के लोगों पर ये इस तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। तो अमेरिका में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, और लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। कांग्रेस ने कहा है, ये सैम पित्रोदा का अपना बयान है। और विरासत टैक्स यदि देश के 1% टॉप क्लास के लोगों पर लगता है, जिनकी देश पर सारी संपत्ति है, तो वो गलत भी नहीं है। क्या गलत है उसमें? यदि हमने कहा कि 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को दिए जाएंगे, हम तो देने की बात कर रहे हैं। हमने कहा 1 लाख रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, हम देने की बात कर रहे हैं। चलिए आज प्रदेश के मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, ये बहस तो राष्ट्रीय स्तर पे चले जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस इस बात को क्लियर कर रही है कि कुछ चीजों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रदेश पे आते हैं, भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, 6 सीटों में अगर हम सिलसिलेवार देखें तो प्रतिष्ठा इस पूरी 6 सीटों में किसकी दांव पे लगी हुई दिखती है आपको? स्थानीय स्तर पर अगर कोई हार होगी तो किसे ठहराया जाएगा दोषी, और जीत होगी तो किसके सर पर सहरा बंधेगा? भूपेंद्र जी देखिए, बीजेपी जो है वो संगठनात्मक पार्टी है, तो वो तो लीडिंग रूप से संगठन उनका भी है।
लेकिन संगठन वहां पे स्थानीय लोग अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले लेते, प्रदेश स्तर के लोग जी। यहाँ का जो चुनाव हो रहा है वो केंद्रीय स्तर पे हो रहा है। मोदी जी खुद लीड कर रहे हैं, उनका 5 बार प्रवास हो चुका है मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छी बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि जो आज हाईलाइट है कि जो अजित पवार वाली बात कही उन्होंने, ये बात है कि जब वो विपक्ष में होते हैं तो वो आरोप लगते हैं, लेकिन जब उनके साथ आ जाते हैं तो इसको काउंटर करना चाहिए और निश्चित रूप से। लेकिन उनका कहना है, सत्तारूढ़ पार्टी ये कहती है कि कोई जांच करने नहीं खिलाफ, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जनता के बीच में अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष पार्टी की जिम्मेदारी है कि चाहे उन बिंदुओं को रख, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि एक सत्ता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष भी एक बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक है, कि अगर वो विपक्ष सशक्त नहीं होगा तो किस तरह से होगा। चुनाव होने वाला है, मुझे ये कहीं नहीं लग रहा है कि बीजेपी को कहीं सकते हैं चीजों। ठीक है, चलिए शशिकांत शुक्ला जी की ओर चलते हैं। शशिकांत जी, अध्यक्ष जी आपके चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर कई बड़े नेता आते हैं जिनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस जिस ढंग के मुद्दों को लेकर आ गई है, बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि मोदी जी ही नहीं बाकी मुद्दों पर भी ध्यान दें। ऐसे में मुद्दों पे आधारित ये चुनाव हो जाएगा, प्रत्याशियों पे आधारित चुनाव हो जाएगा, तो ये सीट को निकालना स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो वो क्या उसमें बीजेपी अपने आप को फिट पाती है या मोदी जी के भरोसे ही इस पूरे चुनाव को आप लोग नैया पार कराने की सोच रहे हैं? देखिए, सवाल मोदी जी के भरोसे का नहीं, सवाल ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता अनुशासित है, संगठित है और ट्रेंड है। हमारे यहाँ समय समय पर उनको ट्रेन किया जाता है, उसके लिए शिविर लगाए जाते हैं, प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कांग्रेस या अन्य पार्टी के कार्यकर्ता में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और केंद्र सरकार की जो रिकॉर्ड सफलताएं हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के विकास के काम है, सड़कें, बिजली, पानी, जो भी मध्य प्रदेश में किसान क्रांति की गई, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और जो भी काम किए गए, छात्रों के लिए काम किए गए, अन्य लोगों के लिए काम किए गए, ये सारे काम केंद्र के द्वारा भी किए गए कामों को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता पहुंचा रहा है, नेता उत्साह बढ़ा रहे हैं, हम जीत की ओर अग्रसर हैं। और वीडी शर्मा जी तो एक तरफा जीत रहे मध्य प्रदेश में, हम 29 सीटें ला रहे। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, 29 सीटें जीतेंगे। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का आने का काम है, उन्हें आना चाहिए, वो आएंगे। कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ रहा है, कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ लगा है। उसके पास केंद्र सरकार की योजनाओं की सफलताओं की पूंजी, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की सफलताओं की पूंजी और निश्चित रूप से सक्रियता के साथ हमारा कार्यकर्ता सफलता को प्राप्त करेगा। ठीक है, चलिए ये तो बीजेपी की अपनी तैयारी और उनके यहाँ के नेताओं की मेहनत भी दिखती है। हर दूसरे दिन बड़े नेता की सभा उन्होंने रखी है। पांडे जी, आपके यहाँ थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का दौरा कम हो रहा है मध्य प्रदेश में, या कुछ जो राष्ट्रीय स्तर पे एफर्ट होना चाहिए वो कम दिखाई दे रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या इस मामले में थोड़ा अपने आप को कांग्रेस पीछे मानती है क्या? नहीं, मोदी जी हमारा काम कर रहे हैं। मोदी जी जितना ज्यादा प्रचार करेंगे कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। उनका चेहरा देखकर याद आ जाता है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो 6 महीने पहले ही तो बोला है 450 का सिलेंडर देंगे, 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, 3000 रुपए महिलाओं को देंगे। तो जैसे ही मोदी जी जाते हैं प्रदेश के लोगों को ये याद आ जाता है कि अरे ये तो झूठ बोलते हैं और उससे कांग्रेस को इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के नेता प्रचार ही ना करें। राहुल जी आने वाले थे सतना, फिर नहीं आए तो उनका दौरा, ये सारी चीजें ये तो थोड़ा असर तो करती होंगी। क्या सतना में खड़गे जी चले गए तो वो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रचार करने जा रहे हैं सतना में, ब्लॉक प्रेसिडेंट थे और वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित समाज से हैं, तो क्या उनकी गिनती नहीं की जाएगी? क्या वो बड़े नेता नहीं है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि 65,000 बूथ पर हमारे 10-10 कार्यकर्ता रहेंगे और हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे। 10% वोट कम हुआ है, करीब 100-200
वोट हर बूथ पर कम हुआ है। इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हताश है, निराश है, वो तानाशाही से वो भी परेशान है। कांग्रेस के 6 लाख कार्यकर्ता ये बताते हैं वहां चले गए और ये कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता काम नहीं करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता काम नहीं करते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आप फूलमाला भी पहनाते हो और 50 करोड़ भी देते हो। तो हमारे नेता हर जगह जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन राहुल गांधी जी की सभा नहीं हो रही हो, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन प्रियंका जी की सभा नहीं हो रही हो, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन खड़गे जी की सभा नहीं हो रही हो, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन अरुण यादव जी की सभा नहीं हो रही हो, जीतू पटवारी जी की सभा नहीं हो रही हो। हर दिन हमारे नेता जनता के बीच में जा रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। जनता के पास समय है संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा पाने का। ठीक है, चलिए प्रचार का समय अब खत्म हो चुका है और अब वोटिंग के लिए कुछ घंटों का समय बाकी है, तो वोटिंग होगी और जनता का जनादेश जो आएगा तो एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इन 6 सीटों पर जो फेस दांव पर लगा है उस पर हमने आज चर्चा की। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शशिकांत जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। राम पांडे जी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।